मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल संसद में जो हंगामा हुआ या जिस तरह की चर्चाएं हुई। चर्चा तो हुई नहीं, खैर, क्योंकि राहुल गांधी ने जो नरवणे जनरल मनोज नरवणे की किताब पर जो बात कहने की कोशिश कर रहे थे, वो उसको रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और बाकी सारे लोग, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू जी और निशिकांत दुबे और वो ठाकुर और पता नहीं कौन कौन थे, जो सारे खड़े हो गए और उसका विरोध कर रहे थे। अब ये बात समझ में नहीं आई कि वो उस किताब का विरोध क्यों कर रहे थे या वो पढ़ने क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि संसद की तो परंपरा रही है। अखबार लहरा लहरा करके बातें की है लोगों ने। वो कह रहे हैं कि बिना उसके नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं हो, विषय नहीं हो, ये वो पता नहीं क्या क्या। और जो बड़ी बात थी वो ये थी कि गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने ये कहा कि ये किताब पब्लिश्ड ही नहीं है। दूसरे दिन किताब दिखा दी राहुल गांधी ने, और अब वो क्या बोला है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि संसद चलने नहीं दे रहे हैं और राहुल गांधी उस पर अड़े हुए हैं कि मैं इस किताब से 3-4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ सिर्फ। और वो इसलिए पढ़ना चाहते थे कि हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है वो समय पर किस तरह भाग जाता है और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे लोगों पर डाल देता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसी किताब पे हम आज थोड़ी और समझेंगे उसको। और अब मैं हमारे साथ प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया हैं। सब जानते ही हैं आप उनको कि वो हमारे एडिटर भी हैं अखबार के, और श्रमजीवी कॉलेज राजस्थान विद्यापीठ, जवाहर जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय में आप पढ़ाते थे अंग्रेजी विभाग में। वहाँ डायरेक्टर भी रहे और हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रहे थोड़े समय के लिए। तो उनसे हम समझेंगे कि इस किताब में ऐसा क्या है कि पूरी की पूरी सरकार इसको रोकने में लगी हुई है। और बड़ी बात और ये है कि सरकार इस किताब पर बैठी है 1-1.5 साल से, वो इसको छपने की स्वीकृति नहीं दे रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नरवणे साहब ने ऐसी कुछ बातें लिखी है जो या तो देश विरोधी है या झूठी है। तो ये नरवणे साहब पर एक बड़ा आरोप खड़ा हो जाता है और सरकार उस पर मौन है। तो या अगर ऐसा है तो उनको नरवणे साहब पर कार्रवाई करनी चाहिए। उनके ऊपर झूठी बात लिखने का उनके या वो चीज़ें काट करके हटाने के लिए कहना चाहिए कि भाई किताब में से ये चीज़ें हटाओ, या अवैध है या रिलायबल नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, इसलिए इनको हटाओ और उस पर फिर बात करो। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। 1 साल, 1.25 साल से 1.5 साल से वो किताब पर लेके बैठे हुए हैं, न उसको ना कर रहे हैं न हाँ कर रहे हैं। और बाहर विदेशों में ये किताब छप चुकी है, लोगों के पास पहुंच गई है, और अमेजन और फ्लिपकार्ट भारत में भी उसका जो है बुकिंग कर रहे थे। अभी उसने मतलब अभी रोका है क्योंकि सरकार ने उनको कहा है कि आप इस किताब का बुकिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें हैं। उसके पहले कि मैं हेमेंद्र चंडालिया से बात कहने मतलब चर्चा करें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, सोशल मीडिया पे डालें। तो अब हम हेमेंद्र चंडालिया से बात करेंगे। प्रोफेसर चंडालिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जो कि आपका ही है। और और ये जो
एक संसद में एक नई बहस खड़ी हो गई है नरवाने साहब की, जनरल नरवाने साहब की किताब के ऊपर। और ये है कि ये उसमें जो खास जो मुश्किल सवाल ये है कि उनको उन्होंने मतलब कोई समय के से कोई भी कार्रवाई करने की, उचित कार्रवाई करने की भी परमिशन नहीं दी। और बाद में उन्होंने जब 10 मिनट रह गए या 10 किलोमीटर दूर ही वो टैंक रह गए, तब उनको सूचना मिली कि आप जो उचित समझो वो करो। तो ये तो एक तरह से राजनीतिक नेतृत्व का भाग जाना हुआ, जिम्मेदारी से भाग जाना है और सेना को जो है सामने कर देना है। अगर यही आपको कहना था तो फिर ये वो नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब ये है कि आपको सेना के हाथ पहले नहीं बांधने थे। ये नहीं कहना था कि भाई आप कोई भी कार्रवाई बिना राजनीतिक नेतृत्व के स्वीकृति के नहीं करेंगे। ये जब बात थी तो फिर उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। अब आप इसमें क्या बात करेंगे पता नहीं। असल में बात बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार बात यह है कि जिन लोगों को किताबों से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, उनको हम किताब सुनाने की बात कर रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का किताबों से कोई वास्ता कभी रहा नहीं है। और उनकी डिग्री के बारे में तो बहुत सारी बातें लोग कह रहे हैं, मिली अभी तक नहीं है। SIR में दिखाने के लिए कहा जाएगा तो शायद दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कोई बहुत पुस्तक प्रेमी रहे हों या माननीय गृह मंत्री जी कोई बहुत पुस्तक प्रेमी रहे हों। पुस्तक लिख दी सर उन्होंने। लेकिन ये अवश्य है कि यस सर, आ इस जाइए। पुस्तक से बहुत सारी नई चीज़ें बाज़ार में आ गई हैं, चर्चा में आ गई हैं। और ये ज़रूर कहने की ज़रूरत है इस समय कि एक बहुत ही गंभीर विषय पर इस समय देश विचलित सा है। प्रधानमंत्री जी का अप्रोच पार्लियामेंट में किताब को प्रेजेंट नहीं करने देना और ये कहना कि ये बुक पब्लिश नहीं है, ये उस बहानेबाजी का एक नमूना है जो बहुत ही प्रत्यक्ष दिख रही है। अंग्रेजी में जिसको हम लेम एक्सक्यूज कहते हैं, अर्थात अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश। और इस पूरे प्रकरण में जनरल नरवणे जी को कंट्रोवर्सी में हम लोग ले आए हैं बिना कारण से। उन्होंने क्या लिखा है उस पुस्तक में, उसके बारे में विस्तार से अभी किसी को पता नहीं है। पुस्तक हमने भी नहीं पढ़ी है, हमारे पास भी नहीं है। लेकिन हम आज जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि मोदी सरकार 2014 से अब तक विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर के कितनी नकारात्मक रही है। सिर्फ यही किताब नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिन पर सरकार ने बैन भी लगाया है। तो मैं उन सारी चीज़ों को एक एक करके आपके सामने रखूँगा। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि ये जो किताब जनरल नरवणे ने लिखी, उसकी पृष्ठभूमि में उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि 2023 में जनरल विपिन रावत पर एक किताब का विमोचन हुआ था और जनरल नरवणे उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो उन्होंने पेंगुइन वालों से कहा था कि आप मेरी भी किताब प्रकाशित करेंगे क्या। मजाक में ही कहा होगा। तो उन्होंने कहा आपने कोई किताब लिखी है। तो उस समय तक उन्होंने कोई किताब लिखी नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं लिखी है, लेकिन अगर आप मैं लिखूं तो क्या आप प्रकाशित करेंगे। तो पेंगुइन वालों ने कहा कि नहीं, हमें बेहद खुशी होगी कि हम इस आपकी कोई रचना को, आपकी पुस्तक को प्रकाशित करें। उसके बाद जनरल नरवणे ने ये किताब लिखी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। बहुत सिंबॉलिक और बहुत सांकेतिक इसका शीर्षक है।
जनरल के कंधे पर जो स्टार्स होते हैं उसका एक बड़ा अर्थ होता है, वो देश का सम्मान होता है। और उसके साथ उन्होंने डेस्टिनी शब्द का प्रयोग किया है। डेस्टिनी यानी भाग्य या भवितव्य। तो ये अगर कोई जनरल लिख रहा है तो वो देश के भविष्य की बात कर रहा है। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इम्पोर्टेंट एक किताब है। उसका पब्लिकेशन अप्रैल 2024 में हो जाना चाहिए था। पेंगुइन ने अनाउंस किया था कि 2024 में ये किताब बाजार में आ जाएगी, लेकिन जनरल नरवणे कहते हैं कि उन्होंने किताब लिख के पब्लिशर पेंगुइन को दे दी और ये पेंगुइन ने परमिशन के लिए या उसको एनओसी के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा। डिफेंस मिनिस्ट्री अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है और वो उनके पास अभी किताब रखी है। अब उसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है अथवा नहीं है, इस पर कोई टिप्पणी करना इस समय संभव नहीं है, क्योंकि कोई जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी नहीं दी। इस डिबेट में पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह जरूर कह रहे हैं कि कोई ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से इसको स्वीकृति नहीं दी गई है, लेकिन वो कारण क्या है इसका कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया है। 2024 में एक किसी कार्यक्रम में जब मीडिया के लोगों ने जनरल नरवणे से पूछा कि आपकी किताब को अभी तक स्वीकृति क्यों नहीं मिली है, उस समय लगभग 15 महीने हो चुके थे पुस्तक को, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है। बड़ा काव्यात्मक भी है, व्यंग्यात्मक भी है। उसको अगर आप समझें तो वो ये कह रहे हैं कि आई थिंक इट इज़ मैच्योरिंग, यानी पक रही है किताब। लाइक एजेड वाइन, शराब जितनी पुरानी होती है उतना ज़्यादा उसमें नशा होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि किताब को रखे रखे शायद उसका नशा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वो लिखते हैं द लॉन्गर इट इज़ देयर इट बिकम्स मोर एंड मोर विंटेज ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी ज़्यादा समय तक शराब को अगर ज़मीन के अंदर, जो ये शैम्पेन बनती है फ्रांस में, तो उसको ज़मीन के अंदर मटकों में या दूसरे पॉट्स में गाड़ के रखते हैं ताकि उस गर्मी से उसका जो नशे का असर है वो और ज़्यादा हो जाए, और जितनी पुरानी शराब होती है वो इतना ही ज़्यादा उसका नशे का असर होता है। तो जनरल नरवणे ये कह रहे हैं कि मेरी किताब जितने दिन डिफेंस मिनिस्ट्री में रहेगी तो और ज़्यादा वो प्रभावी और महत्वपूर्ण और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। तो ये मजाक में उन्होंने कही बात है, लेकिन ये समझने वाला विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये जो कार्यकाल है जनरल नरवणे का वो शुरू हो रहा है दिसंबर 2019 से और अप्रैल 2022 तक, जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इसका मतलब ये है कि उस पूरी किताब के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण समय का वर्णन होगा जिस दौरान भारत और चीन गलवान घाटी में आमने सामने आ गए थे। डोकलाम में था या क्या बोला? गलवान। और गलवान में आप सभी जानते हैं कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, एक भी गोली नहीं चली थी। आमने सामने का युद्ध गोलीबारी से नहीं हुआ, बल्कि उनको बंदूक के कुंदों से पीट पीट कर या वहाँ कहीं पानी भरा था उसमें धक्का दे करके, डुबो करके, कुछ इस तरह से हमारे जवानों की हत्या हुई। उसका बहुत विस्तृत विवरण कहीं जानने को हमको नहीं मिलता है, लेकिन इतना देश को पता है कि 20 जवान हमारे शहीद हुए। उस दौरान की ही घटना है जिसके बारे में राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में अपनी बात कहना चाह रहे हैं। इस पुस्तक की विशेष चर्चा पहले हुई नहीं थी जब ये लिखी जा चुकी थी, लेकिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कुछ इसके हिस्से 2024 में प्रकाशित किए, और जैसे ही वो हिस्से प्रकाशित हुए सरकार की नज़र में आए और उनको लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कि ध्यान दिया जाना चाहिए, तो एकदम से वो सावधान हुए और इस पुस्तक को डिफेंस मिनिस्ट्री के पास रख दिया गया। उसमें जो अनिर्णय वाली बात है जो आजकल काफ़ी चर्चा में आ रही है कि क्या निर्णय लिया जाए, तो एक और आर्मी के जनरल हैं मेजर जनरल यश मोर,
उन्होंने अभी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी, दोनों तरफ के टैंक आमने सामने थे, और उस स्थिति में जनरल नरवणे ने डिफेंस मिनिस्टर को फ़ोन किया। उन्होंने जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजित डाभोल, उनको किया और उनसे इंस्ट्रक्शन मांगा कि क्या किया जाना चाहिए। जैसा मीडिया में आ रहा है कि बहुत समय तक कोई उनको निर्देश नहीं मिला, और डिफेंस मिनिस्टर ने बाद में कहा कि मैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो टॉप लेवल है, टॉप उनसे लेवल मैं डायरेक्शन लेता हूँ। तो बहुत समय बाद ये डायरेक्शन मिला कि जो वो सेंटेंस कोट कर रहे हैं राहुल जी, आपको जो उचित लगे वो करें। अब ये जो वाक्य है, ये बड़ा सा इनोसेंट सा दिखता है ऊपर से तो लगता है कि जैसे आपने मिलिट्री को फ्रीडम दे दिया है सारा, लेकिन असल बात यह है कि एक स्ट्रैटेजिक सिचुएशन में, जबकि दुश्मन की सेना एकदम सामने खड़ी हो, बहुत स्पेसिफिक आदेश देना चाहिए। इस तरीके का वेग सा आदेश दिया जाना, मुझे लगता है कि आर्मी के ऊपर एक ऐसे जिम्मेदारी छोड़ देना है जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप को लेनी चाहिए। मजाक में अगर मैं कहूँ तो डिफेंस मिनिस्टर ये कह सकते थे कि आप चीन की कड़ी निंदा कर दीजिए, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। या प्रधानमंत्री जी कहते थे कि भाई लाल आँख दिखा दो, वो लाल आँख दिखाते दिखाते रह गए। लेकिन मिलिट्री एक्शन ऐसा नहीं होता है, ना तो लाल आँख दिखाने से होता है, ना कड़ी निंदा करने से होता है। जब आर्म्ड फोर्सेस आमने सामने होती हैं तो बहुत ही सोच समझ करके स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो जो अनिर्णय की स्थिति राजनीतिक नेतृत्व की रही, हो सकता है कि पुस्तक के अंदर इसके अलावा और भी कुछ वर्णन हो। इस बात का वर्णन भी हो सकता है कि किस तरह से हमारे सैनिकों को वहाँ पर चीनी सेना का मुकाबला निशस्त्र होकर के करने पर बाध्य होना पड़ा, और किस तरह से हमारे जवान शहीद हुए। तो ये एक तरह से इंडियन डिफेंस सिस्टम के फेल्योर का भी एक पिक्चर सामने आ सकता था। इस बात की आशंका लोगों को है, और इस पुस्तक के सामने नहीं आने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। पार्लियामेंट के अंदर कारवां मैगजीन को पढ़ कर के राहुल गांधी दिखाना चाह रहे थे। कारवां के अंदर वो एक्सट्रैक्ट्स छपे हैं, पुस्तक के अंश छपे हैं। तो मुझे लगता है एज ए राइटर, एज ए जर्नलिस्ट भी, कि ये कह रहे हैं कि वो प्रकाशित नहीं, पुस्तक प्रकाशित नहीं है, लेकिन मैगजीन तो प्रकाशित है। मैगजीन भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि अंडरग्राउंड है या इलीगल है। कारवां मैगजीन पॉपुलर मैगजीन है जिसको पूरा देश पढ़ता है, और उसमें अगर कोई चीज़ प्रकाशित हो चुकी है तो वो गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत, आरएनआई रजिस्ट्रेशन है भाई। उस मैगजीन भी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्वीकृत है, और उसका डॉक्यूमेंट रखा जा सकता है। मुझे नहीं लगता उसको रखने में कोई समस्या आएगी। तो ये तो एक बहानेबाजी है कि उसको नहीं रखे देना, और बाद में जब वो पुस्तक भी सामने आ गई है तो उसके बाद तो कोई बचाव भारत सरकार के पास नहीं है कि वो तथ्य क्यों ना रखे जाएं। इसी से जुड़ी कुछ और बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हो सकता है कि मेजर जनरल नरवणे के साथ आने वाले समय में कुछ और घटनाएं हों। एक और पुस्तक मेजर जनरल वी.के. सिंह ने लिखी थी 2007 में, और 2007 में लिखी हुई उस पुस्तक के कारण, जिसका टाइटल था इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस नाम से एक किताब लिखी गई 2007 में मेजर जनरल वी.के. सिंह। तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हुई, सीबीआई की रेड हुई, और उनके घर से उनके कंप्यूटर और उनके हार्ड डिस्क और उन सब चीज़ों को जब्त कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, और वो आज भी जमानत पर बाहर है। 81 साल की उनकी उम्र हो गई है, 19 साल से वो मामला लंबित है। तो इस उदाहरण को यहाँ रखने का आशय ये है कि सरकारों के खिलाफ, या उनकी उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो भी छवि है, उसके खिलाफ अगर कोई सच्चाई भी लिखी गई हो तो किस तरह से लिखने वाले के सामने ये संकट आता है। बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि चाहे वो प्रोफेसर तेल तुंबड़े हों,
जो मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे और उनको भीमा कोरेगांव अर्बन मामले नस्ल, में फंसा करके और जेल में डाल दिया गया। अर्बन तो नक्सल। वो भी अभी जमानत पर बाहर है और उनकी भी एक किताब आई है, मेमोयर ऑफ द प्रिजन एक्सपीरियंस। तो वो जेल में थे, उसको लेकर के उनकी एक किताब आई। और अभी हाल में कल या परसों ही उन पर उस पुस्तक पे बम्बई में एक कार्यक्रम में, लिटरेरी फेस्टिवल में चर्चा होने वाली थी। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने आयोजकों हाँ, को रोक दिया उसको। वो पुस्तक के संपूर्ण कार्यक्रम को ही रोक दिया और कहा कि ये कार्यक्रम नहीं हो सकता है। तो आप देखिए कि व्यक्ति जमानत पर बाहर है, पुस्तक प्रकाशित है, और ये तो पुस्तक ऐसी नहीं है ना जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई हो। ये तो है, ऑलरेडी इस पर चर्चा हो चुकी है, इस पर रिव्यूज़ लिखे जा चुके हैं। तो उस पर डिस्कशन न हो पाए, इसके लिए महाराष्ट्र पुलिस ने उस कार्यक्रम को रोक दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडियन स्टेट है, मैं थोड़ा बड़े क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ, कि जो भारत की इस समय राज्य है या देश की सरकार है, वो किसी भी तरीके से स्वतंत्र अभिव्यक्ति को सामने नहीं लेने देना चाहती है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कश्मीर पर लिखी हुई 25 किताबों को भारत सरकार और कश्मीर सरकार ने बैन कर दिया। ये किताबें ज़्यादातर वो हैं जो 2019 के बाद के कश्मीर की चर्चा करती हैं। इसमें अरुंधति रॉय की किताब आज़ादी भी है। एक और किताब है जिसका मैं जिक्र कर रहूँगा, जिस पर बैन लगा दिया गया है, वो एजी नूरानी की किताब है, द कश्मीर डिस्प्यूट। 370 के ऊपर है तो उनकी। नहीं, 370 वाली दूसरी किताब है, द कश्मीर डिस्प्यूट अ डिसमेंटल्ड स्टेट करके एजी नूरानी की किताब है, जिसको बैन कर दिया गया है। इसी तरीके से अनुराधा भसीन की किताब है, अ डिसमेंटल्ड स्टेट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370। ये दूसरी किताब है। तो ऐसी लगभग 25 किताबों को केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बैन कर दिया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कश्मीर में भी जो हो रहा है, और लद्दाख कश्मीर का हिस्सा है, गलवान कश्मीर का हिस्सा है, इसका अर्थ ये हुआ कि कश्मीर के अंदर जो, और वांगचुक जो हैं, सोनम सोनम वांगचुक को वांगचुक। जेल में डाल रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि कश्मीर में अभी जो हालात हैं, वो हालात किसी भी तरह से सामान्य नहीं है। और उनके बारे में जो बातें लोग सच्चाई लिखना चाहते हैं, उस सच्चाई को देश के सामने आने से रोकने की कोशिश केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। तो एक तरीके का जो स्टेट ऑफ कश्मीर है इस समय, वो पूरी तरह से, जिसको हम कहते हैं इनकार्सरेटेड स्टेट है, यानी जेल में बंद जिस तरीके से लोगों को कर दिया जाता है, वैसे पूरा राज्य एक तरीके से कैद खाने में परिवर्तित हो गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम बात करें कि जो नरवणे साहब की किताब है, हो सकता है कि बैन हो जाए, इस बात की आशंका से इनकार इनकार नहीं नहीं किया। किया जा सकता। और कुछ और किताबें हैं। रामदेव के ऊपर एक किताब है, गॉडमैन टू टाइकून, कि जो आदमी बाबा से कैसे एक बिजनेस का बड़ा व्यापारी बन गया, इस पर लिखी हुई किताब है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव, प्रियंका पाठक की लिखी हुई। उस पर भी 2017 में बैन आ गया। इसी तरीके से जो सहारा इंडस्ट्रीज़ ने बहुत सारे लोगों का पैसा आ, खा लिया या लूट लिया। दबा लिया, लूट लिया, उस पर एक किताब है, सहारा द अनटोल्ड स्टोरी, कमल बंदोपाध्याय की, उस पर भी बैन आ गया। एयर इंडिया की जो हालत हुई बाद में, अभी तो टाटा ने खरीद लिया उसको, उसके बारे में द डिसेंट ऑफ एयर इंडिया भी एक किताब है, आ, उसको भी बैन कर दिया गया। तो आप देखिए कि एक तरफ जो केंद्र सरकार है, उसके अनिर्णय से संबंधित नरवणे जी की टिप्पणी, दूसरी तरफ कश्मीर पर लिखी जाने वाली महत्वपूर्ण किताबें, और तीसरी तरफ उन व्यापारिक घरानों के बारे में लिखी हुई सच्चाई। तो ये एक नेक्सस की ओर संकेत करता है कि हमारे राजनेता, हमारा कॉरपोरेट दुनिया, और जो हमारे
इंडिसीजन करने वाले पॉलिटिशियंस हैं, उन सब के बीच में इस प्रकार की एक समझ है, उसको आप मिली भगत भी कह सकते हैं, कि उनकी सच्चाई उजागर नहीं हो सके। तो ये सारी सिचुएशंस हैं। इस सिचुएशन में इस समय देश है, पार्लियामेंट के अंदर इतनी असुरक्षा की भावना है कि खुद स्पीकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है। सीमाओं पर सेना को पता नहीं है कि क्या करना है, और संसद में गृह मंत्री जी को पता नहीं है कि प्रधानमंत्री को कैसे सुरक्षित रखना है। तो ये एक फेल्ड स्टेट है, इफ़ आई वर टू से, अगर मुझे कहना हो इस समय इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, तो इट्स अ फेल्ड स्टेट जो अपने प्रधानमंत्री तक की रक्षा नहीं कर सकती और हमारे एक जनरल की बात को लोगों तक जाने से रोकना चाहती है। विच मीन्स दैट, इसका अर्थ ये है कि इस समय जो दिल्ली में सरकार है उसको अब सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। मिड टर्म पोल होना चाहिए और देश को एक बार फिर मौका मिलना चाहिए कि वो चुनाव के माध्यम से ही तय करे कि ये लोग सत्ता में रहने के काबिल हैं कि नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चंडालिया जी, आपने बहुत ही अच्छे से मनोज, क्या नाम उनका है? नरवणे, नरवणे साहब का आपने किताब के ऊपर फोकस किया और उसके साथ साथ बाकी किताबों पे भी बताया, और सरकार की स्थिति की का भी लोगों को मालूम हुआ। ये सरकार, मतलब ये तो खैर पता ही है सबको कि ये सरकार जो है वास्तव में भारत के नागरिकों का ट्रस्ट खो चुकी है, और अब अपने आप को बनाए रखने के लिए या प्रांतों में जीतने के लिए नए नए तरीके ईजाद कर रही है। कहीं SIR करवा रही है, कहीं NRC करवा रही है, कहीं क्या कर रही है, मतलब जो लोगों को परेशान करने वाले काम ही कर रही है, चाहे से वो ये दिखाए कि हमने इतना बहुमत है, लेकिन है नहीं। तो ठीक है, अब ये यहीं समाप्त करते हैं इसको, काफ़ी लंबा हो गया वैसे भी वीडियो। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। जरूर इस किताब के माध्यम से हमने मतलब चंडालिया जी ने भी बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, जिसका जवाब तो खैर नहीं मिलेगा, पर सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए और जनता को भी सोचना चाहिए कि हमने किस तरह की सरकार को चुनी है। तो ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद।